नाज़रीन, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के ताजरों की जानिब से लॉकडाउन पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। ताजरों ने कोरोना से निमटने के लिए हुकूमती इकदाम मानने से इनकार कर दिया। 8 से 16 मई तक कारोबार बंद करने का हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। ताजरों ने ऐलान किया है कि वो चांद रात तक अपना कारोबार जारी रखेंगे। हुकूमत ने ऐलान किया था कि ईद की छुट्टियों के दौरान 8 से 16 मई तक तमाम कारोबार और दुकानें बंद रखी जाएंगी, लेकिन ताजरों का मौकफ है कि वो रोजाना की बुनियाद पर रोजी कमाते हैं। अगर वो 8 दिन तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे तो खाएंगे कहां से? आज अगर हमारे पेट की बात की जाएगी तो अपना पेट काटने नहीं देंगे। सिर्फ एक तबका है जिसको घर बैठे तनख्वाह मिल रही है, सिर्फ वो हमारी मुखालफत कर रहा है। आप टेक्निकल काम करेंगे तो हम गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। पहले हम जिम्मेदारी का सबूत दे रहे थे, अब जब गैर जिम्मेदार हो जाएंगे तो फिर आप ये समझें कि काशी भाई ने तो ये कहा कि रिश्वतें बढ़ जाएंगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसा मत करें, इस तरह लड़ाइयां बढ़ जाएंगी। ताजर ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत कारोबार बंद करने की बजाय कारोबार को ज्यादा वक्त तक खोलने की इजाजत दे ताकि बाजारों में रश पैदा ना हो। साथ ही हुकूमत से सवाल भी किया जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी गई है तो कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? आज भी मुल्क के अंदर एक सूबाई सीट पर इंतखाबात हो रहे हैं। चंद दिन पहले कराची के अंदर इंतखाबात हुए। अगर हुकूमत खुद जलसे करेगी, वज़रा जलसे करेंगे तो फिर कैसे अवाम SOPs की पाबंदी करेंगे? लेदर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ने भी कहा है कि वो ईद उल फितर पर लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ताजरों की जानिब से ये तजवीज भी सामने आई है कि हुकूमत के जो लोग उनसे लॉकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं वो अपनी माहाना तनख्वाह ताजरों को दे दें। आप डाले लेके फिर रहे हैं, बंदूकें लेके फिर रहे हैं। अगर आप इतने ही कबूल वतनी का मुजाहरा कर रहे हैं तो मेहरबानी फरमाएं, आपको ईद पर जो तनख्वाहें और अलाउंसेस मिलेंगे तो आप तमाम तनख्वाहें और अलाउंसेस हमें वजीफे की सूरत में दे दें, हमें पैसे मिल जाएंगे, हम अपना कारोबार बंद कर देते हैं। तो आप कितने कितने बड़े अफसरान हैं जनाब, आप खाली जेब एक दफा जाएं तो सही घर में, हम देखेंगे कि आपको आपके घर वाले आपके घरों में कैसे एंटर होने देते हैं। इस पर बात करेंगे। ताजिर बिरादरी के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हैं जमील पराचा साहब, इस्लामाबाद से अजमल बलोच साहब और हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने वक्त निकाला। अजमल बलोच साहब, आगाज में आपसे करूंगा। सर ये बताइएगा कि आप को इस बात का वाकई एहसास नहीं है कि पिछली बार जो ईद पर हुआ उसके बाद कोरोना की एक ऐसी वेव आई जिसने अस्पतालों में एक क़यामत सुलगा बपा कर दी। हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं थे और अब उससे भी ज्यादा बड़ी वेव है ये थर्ड वेव। अगर ईद तक आपके मुतालबे के मुताबिक दुकानें खुली रहती हैं और कोरोना बढ़ जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बात आपकी दुरुस्त है, मान लेते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जिन्होंने ऐसा किया, जिस NCOC ने फैसला किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 8 से 16 तक के लिए उन्होंने कह दिया, वो रश तो अभी हो गया, वो कसर तो अभी निकल गई। जो पूरे साल का हम SOP का बड़ा तमाम हमने किया हुआ था, हर चीज़ हमारे पास मौजूद थी, मास्क हमने पहने हुए थे, लेकिन पिछले कल से और आज से वो सारी कसर निकल गई है, सारा रश हो गया है, कोई SOPs कहीं नज़र ही नहीं आई है, उड़ गई है सारा कुछ। तो मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत को चाहिए था हमारे साथ बैठती। जब देखिए कोरोना को काबू करने का एक ही तरीका है, SOPs में शामिल है कि हमें फासला रखना है। फासला इसी सूरत हो सकता है कि वक्त ज्यादा होगा, वक्त कम होगा तो फासला नहीं होगा। जिसने खरीदारी करनी है उसने करनी है किसी तरीके। तो मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ हुकूमत के इस फैसले से। मतलब उन्होंने भी कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं किया है, जिसने भी किया है आज वो परेशान हुए होंगे मुल्क में सारा रश देख के। सऊदी अरब को आपने देखा है, उन्होंने दिन रात कारोबार खोल दिया है और लोग, कोई रश नहीं है किसी मार्केट में, लोग आराम से जा रहे हैं, मर्जी से जा रहे हैं, कोई रात को जाता है, कोई दिन को जाता है। कोरोना को काबू पाना, अगर देखे ना, हमने भूख का भी बंदोबस्त करना है, या तो फिर बंद ही कर देना, लोगों को हुकूमत हमें दे दे, जिस तरह बाहर दुकानदारों को पैसे दिए जा रहे हैं, दुकानदारों की हेल्प की जा रही है, उनको बगैर सूद के कर्जे दिए जा रहे हैं। यहाँ तो हमारे पास है ही कुछ नहीं, सारे इदारे खसारे में, हुकूमत 1000 करोड़ रोजाना का सूद अदा करती है। एक वाहिद इदारा रह गया ताजरों का जो मुल्क को चला रहा है।
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कारोबार का बहुत नुकसान हुआ है, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, ये भी बहुत खतरनाक बात है, अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा पराचा साहब, तो सर अब फैसला क्या हुआ, और फैसला जो हुआ वो अटल है कि चांद रात तक दुकानें, बाजार, मार्केट्स, मॉल सब खुले रहेंगे? इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम ताजिरों ने ये फ़ैसला किया है। और देखें, इसमें मैं ये बात तवज्जो तलब है कि मैं बता दूं कि कोई हुकूमत कोई हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। NCOC की टीम बैठती है, वो ये तो सोचें कि खुदा के वास्ते आप ऐसा ना करें। हमारे पास जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, हमारे पास जो रोज़ाना डेली विजिट्स वाले लोग हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, घरों में फाके शुरू हो जाएंगे। ये वो आखिरी अशरा है जिसके अंदर लोग कारोबार की उम्मीद करके बैठे हुए हैं, ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि हमें अपने खसारे पूरे कर लें। जो उन्होंने माल गिरवी लेके रखवा अपनी जायदादें गिरवी रखवा के लिए, अपनी गाड़ी के कागजात, अपने दुकान के कागजात, अपने मकान के कागजात गिरवी रखवा के पैसे वसूल किए और ये माल खरीद के रखे हुए। उनकी कोशिश ये है कि हमारे माल बिक जाएं। खुदा के वास्ते आप इन लोगों को जो है ना मौका दें कारोबार करने का। मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब, जिस तरह आपने पिछले लॉकडाउन में अचानक आपने हमारे साथ ताउन किया था, खुदा के वास्ते आप इस पर देख के हम पे ताउन करें, वरना ताजिर दीवार से लग जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे। वजीर आला साहब, आपको क्यों नजर नहीं आता? वजीर आला साहब, आप देखें, ये वो सूबा है जो आपके साथ बहुत बड़ा ताउन करता है, ये वो शहर है जो आपके साथ बहुत बड़ा ताउन करता है। आप लोगों ने इस शहर के साथ क्यों सुतली माँ का सलूक किया हुआ है? आपके असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, खुली छूट दे दी उन्हें, मार्केट 5:15 बजे आके वो मार्केटें सील कर देते हैं, अपनी मर्जी से मार्केटें सील कर रहे हैं। पैसों की तलबी होती है, अगर ना दिए जाए तो गुस्से में मार्केटें सील हो रही हैं। इंतजामिया इस वक्त जो है इन चीजों में मुलविस हो चुकी है। पैसे किस चीज के मांग रहे हैं आपसे? जी भाई, जो कुछ आते हैं कि दुकानें खोलनी है, पैसे दो, कुछ सिपाही आते हैं, कोई आते हैं, जो भी आते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते आप लोग, और उसके बाद जो आप देखें हाल करते हैं, 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए की जो वो बना दी जाती है स्लिप। एक दुकानदार ने अगर गलती की है तो उसकी सजा जो है वो 200 दुकानदार भुगतते हैं। अगर वो आपने 2 दिन पहले वीडियो बनाई तो क्या आज आप उसकी मार्केट सील करने आए? क्या आज भी वो सिचुएशन थी? नहीं थी। देखें, जामा गिलात की मार्केटें बिला जवाज 5:15 बजे सील कर दी गई। इसके बाद आप देखें कि आज जुबली की मार्केटें गेट बंद होने के बावजूद अंदर पिछली जगह से घुस के मार्केटें सील कर दी गई। वहां भी आज 2 मार्केटें। ये जुल्म की इंतहा है। खुदा के वास्ते कमिश्नर साहब, खुदा के वास्ते मिनिस्टर साहब, आप इसको देखें। चीफ मिनिस्टर साहब, आप आंखें खोलें, देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे। क्यों इन लोगों को खुली छूट दे दी है? और जो बंदिश की बात आ रही है कि 8 तारीख से 16 तारीख तक, तो ये किसी कीमत हमें मंजूर इसलिए नहीं है कि हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमने बर्बाद वैसे भी होना है। अगर आपने ये जोर जबरदस्ती की, अगर आपने जबरी तौर पे बंद कराने की कोशिश की, तो हम हर तरह से मरने के लिए भी तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हमारे ताजिरों ने फैसला कर लिया है, कल हम इसके लिए एक हतमी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपको ये हमारी बात मानना होगी। हम इतने दिन से बार बार आपसे कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, मैं आज बाहर निकला, मुझे बाजार जाना था, और आप यकीन कीजिए मैं इनकी बात को कुछ हद तक विंडिकेट करूंगा। इस कदर रश, भयानक रश जिसे कहते हैं ना, वो हजूम था एक वहां पे मार्केट्स में, क्योंकि मालूम है कि 6 बजे एक तो मार्केट बंद हो जाएगी, उसके अलावा 8 तारीख को वैसे ही लॉकडाउन की बात हो रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे ये लॉजिक समझ अभी तक वाकई नहीं आया। 2 बजे एक नॉर्मल आदमी दफ्तर से फारिग आजकल हो रहा है, उसको मालूम है उसके पास 4-5 घंटे हैं। एक एरिया में जहां पे एक मार्केट है, वहां पे फर्ज करें 1 लाख लोग रहते हैं। उन लाख लोगों ने डॉक्टर साहब शॉपिंग करनी ही करनी है, चाहे आप जो मर्जी कर लें। वो लाख लोग जब 4 घंटे की विंडो में एक साथ किसी जगह पे जाएंगे, तब कोरोना ज्यादा फैलेगा, या अगर मार्केट देर तक खुली रहे और उनको इल्म हो कि वो कभी भी जा सकते हैं और वो टुकड़ियों में बट के जाएं और रश कम हो मार्केट में, तब कोरोना ज्यादा फैलेगा? मुझे ये 6 बजे दुकानें बंद करने वाला मुझे लॉजिक समझा दें, और 8 तारीख को जो बंदिश होने जा रही है उस वजह से, उस ऐलान के बाद जो अभी 3 दिन रश है मार्केट्स में, वो लॉजिक समझा दें।
जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं और जो इस वक्त हॉस्पिटल्स के हालात हैं, और अगर मेरे ये जो भाई इस वक्त बातें कर रहे हैं, अगर ये मेरे साथ चलें और 2 हॉस्पिटल्स का विजिट मेरे साथ कर लें और वहाँ पे तड़पते हुए मरीजों को देख लें और वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए किस तरीके से एक एक सांस के लिए लोग लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, अगर ये वो सीन देख लें तो शायद ये बातें ना करें। देखें, इस वक्त 10 दिन अगर आप अपने कारोबार को रोक देंगे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए, इंसानियत की खातिर, तो मैं नहीं समझती कि आपके घर में कोई फाके आएंगे या आप लोगों की कोई तबाह बर्बादी, जिस तरह के अल्फाज से इस्तेमाल करें। राज़िक अल्लाह होता है, रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में होता है, मगर सबसे मुकद्दम जो है वो इंसानी जिंदगी है। और इस वक्त ये अशद जरूरत है कि हम इस साइकिल को ब्रेक करें, ये वरना हमारे हालात जो हैं वो होंगे तो वो वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैसे ही कारोबार भी खत्म हो जाएंगे, वैसे ही मुल्क की मईशत का भी हो जाएगा। इस वक्त के जो वजीर आजम है, मैं समझती हूँ उनसे ज्यादा हमदर्द और उनसे ज्यादा डेली वेजेस के बारे में और छोटे दुकानदारों के बारे में हमदर्दी से सोचने वाला इससे ज्यादा शायद कोई और वजीर आजम जो है वो नहीं होगा। उनको पूरी तरह ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दे दें प्लीज। जी, और मगर बात चीजें हमारी मजबूरी होती हैं। इस वक्त हेल्थ सिस्टम के ऊपर इतना बर्डन है और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और सीरियस केसेस, पिछली दफा जब पहली वेव आई थी तो मैक्सिमम क्रिटिकल पेशेंट्स जो थे वो जो मैक्सिमम टच किया था वो 3400 थे। अब जो है हम तकरीबन 6000 जो है वो क्रिटिकल पेशेंट्स इस वक्त अस्पतालों में पड़े हुए हैं। ये तकरीबन 50-60% पिछली वेव से ज्यादा है। और पिछली वेव में क्या हुआ था कि आखिरी वक्त तक आप लोगों ने दुकानें खुली रखी थी तो क्या रश कम हो गया था? उस वक्त भी हॉस्पिटल, इस वक्त भी बाजारों का यही हाल था। ये हमारी आवाम जो है वो इस चीज को अगर वो समझती हो, SOPs को अगर वो ताउन करे तो कोई हर्ज नहीं है कि बाजार भी खुले रहते या कुछ, मगर तो इसका कोई हल ही नहीं है लॉर्ड साहब, फिर इसे मुकम्मल ही बंद कर दें। क्योंकि देखिए अभी भी अगर आप, ये हो सकता है या किसी अस्पताल में भी तक ना गए हो, लेकिन आपने तो मार्केट का चक्कर लगाया होगा। जो इस वक्त मार्केट का हाल है, तिल धरने की जगह नहीं होती वहां पे, तो कोरोना तो वैसे ही फैलेगा, चाहे वो 6 बजे तक हो या फिर 8 बजे तक हो, तो फिर इनको वैसे ही बंद कर दें आप। देखिए जी, इनको थोड़ा सा ये एक टाइम दिया गया है कि इस टाइम के अंदर लोग अपनी जरूरियात जिंदगी जो है या जरूरत की चीजें, ईद की चीजें ले लें, मगर उसके बाद इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए 10 से 15 दिन जो है उसका ब्रेक देना बहुत जरूरी है। और मैं अपने इन भाइयों को यकीन दिलाती हूँ कि उनको अल्लाह ताला ने जो रिस्क उनके लिए लिखा हुआ है वो इन दिनों में वो शॉपिंग लोग अभी कर लेंगे। उसके बाद जब ये 10 दिन का ब्रेक आएगा, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम को इस वक्त एक बहुत बड़े ब्रेक की जरूरत है। नहीं तो फिर वही हाल होगा कि सड़कों के ऊपर लोग खड़े होंगे, फुटपाथों के ऊपर लोग बीमार होके पड़े हुए होंगे और आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, आपको हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे होंगे। तो इस वक्त आपको जरूरत है कि आप हुकूमत के साथ ताउन करें, एक मुहिब्बे वतन होने का। इनसे पूछ लेते हैं डॉक्टर साहबा, लेट्स आस्क देम। पराचा साहब आप भी बारी बारी बल्कि जवाब दे दें। पराचा साहब आप सर बताइएगा कि आप इनकी अपील पे कान धरेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ईद पे यही हुआ था, आखिरी दिन तक, चांद रात तक दुकानें खुली रही थी, उसके बाद जो हशर हुआ वो आपको पता है। देखें मेरी बात सुने, ये कहना बड़ा आसान है जो मैडम कह रही हैं कि जी आप जो है ना वो अपना कारोबार बंद कर दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मिनिस्टर ने, किसी वजीर आजम ने, किसी वजीर आला ने या मिनिस्टरों ने ऐलान किया हो कि हम अपनी 3 महीने की तनख्वाह जो है वो यहाँ जमा करा देते हैं, जो ताजिरों के फंड में जानी चाहिए 3 महीने की तनख्वाह इमदादी तौर पर, या गरीबों के फंड में जानी चाहिए इमदादी तौर पर, कोई जमा नहीं कराता। सब अपने अपने महलों में बैठ के खुश हैं, सब अपने अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकलते, और सिर्फ आके अवाम को और ताजिरों को दम भी की जाती है। अवाम तो भेड़ बकरियां हैं, ताजिर भी भेड़ बकरियां बना दिया इन्होंने। एक ताजिर की इज्जत यहां तक ले आए कि उसको कॉलर से पकड़ के मोबाइलों में डाल दिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा तरीक़ाकार है? आप बड़े आसानी से बैठ के कह देते हैं कि ये तो बहुत जान बचेगी तो फिर ये होगा, जब वो जान घरों में, ऐसी कह रही है मैडम, कह रही है फाकों से नहीं मरे। फाकों से तो मरेंगे जो डेली वेजेस वाले हैं। 10 दिन उनके लिए कम होते हैं क्या? जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, जो डेली वेजेस पे तनख्वाहें घर पे लेके जाते हैं, जो रोजाना काम करके रोजाना अपना चूल्हा जलाते हैं, उनके तो चूल्हे बुझ जाएंगे। आप लोगों ने कभी इसके लिए सोचा? आप लोगों ने कभी इसके लिए पैकेज निकाले? कोई सिर्फ तसल्लियां दी, सिर्फ लॉलीपॉप दिए और ये कहा कि हम हाँ ये करते हैं वो करते हैं। आज मेरा ताजिर बड़ा परेशान है, खुदा के वास्ते इसके लिए कुछ कर लीजिए। बलोच साहब आप भी अपना वर्जन दे दें, क्या आपकी तरफ से भी यही ऐलान है? देखिए डॉक्टर साहब ने तो अपील आपसे की है कि आप लोग उनकी बात को फॉलो करें,
लेकिन आपका आखिरी फैसला क्या है अजमी बलोच साहब? पराचा साहब ने बात कर दी है कि हम भी अपनी बहन से यही सवाल कर रहे हैं ना कि ये सारे भी मिल के मुल्क पे मेहरबानी करें, सारे अपनी अपनी तनख्वाहें न लें। इनके पास बड़े वसाइल हैं। कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिसकी 4 लाख 3 लाख से तनख्वाह कम है। कोई ऐसा बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं है। चले वो सरकारी मुलाजिम है, इनके सबके वसाइल हैं। ये अपनी तनख्वाहें ना लें, ये 1 महीना ना लें, अगले महीने कहें कि नहीं कोरोना कोई नहीं है, दुकानें खोल लें। आप गुजारिश ये है कि हम बड़ी मुश्किल में जा चुके हैं, पूरा साल हम ये सफर कर चुके हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देना। यानी आप अपनी बात पर अटल हैं, आप पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने वक्त निकाला। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताते हैं कि मौजूदा वजीर खजाना ने अपनी हुकूमत कर ऐसी तनकीद की है कि पिछली तमाम माशी पॉलिसियों को उन्होंने गलत और नाकाम करार दे दिया। कैसे, बात करेंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना की तब्दीली के बाद क्या पाकिस्तान अपनी माशी सिमत भी तब्दील करने जा रहा है? वज़ीर आज़म के नए वज़ीर ख़ज़ाना ने आज नए माशी एजेंडा का ऐलान कर दिया है, जिसमें माजी की बहुत सी माशी पॉलिसी से यू टर्न लेने की भी बात की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बुनियादी तौर पर 6 अहम नुकात हैं। सबसे पहला नुकता तो यह है कि पाकिस्तान अब IMF की डिक्टेशन नहीं लेगा, ना ही डिक्टेशन चलेगी, बल्कि वो करेगा जो वो अपने लिए बेहतर समझता है। इसका मतलब ये नहीं कि IMF की दी गई हिदायत यकसर ही नजरअंदाज कर दी जाएंगी। क्या किया वही जाएगा जो IMF चाहता है, लेकिन तरीकाकार अपना इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि नए वज़ीर ख़ज़ाना समझ चुके हैं कि जब IMF की शराइत मानी जाती है तो उनकी सियासी कीमत भी अदा करना। इस वक्त जो एनवायरनमेंट था वो फ्रेंडली नहीं था, जो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, और जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मुल्कों के, वो जाहिर है उन्होंने इस चीज को डिफिकल्ट किया। तो हमारा जो ये IMF प्रोग्राम था ये काफी डिफिकल्ट था। इसमें उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी सारी की और ऐसी कंडीशंस डाल दी जो कि जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, IMF का पाकिस्तान से मुतालबा है कि अपना रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर बनाया जाए। इसके लिए टैक्सेस में इजाफे का मुतालबा भी किया गया, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना टैक्सों में एकदम और ज्यादा इजाफा करने के हक में नहीं है। वो IMF को समझाना चाहते हैं कि रेवेन्यू जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन अपने तरीके से। तो हमने बढ़ाना है, जो वो टारगेट की बात करें, हमने उनको कहना आप हमें टारगेट न दें, क्योंकि हमें पता है कि हमने बढ़ाना है। तो हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि हम रेवेन्यू जो है उसके जो वो कह रहे हैं उसके करीब करीब ले जाएं, लेकिन उसकी उनकी तरह ना ले जाए ना जिस तरह वो कह रहे हैं। एग्जेम्पशन को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, वो खत्म कर दो। मार धाड़ हमने नहीं करनी। IMF जो है कुकी कटर अप्रोच है कि भाई पैसे ये लेने आया है, इसका गला दबा दो, और जब गला दबा सांस से नहीं आएगा तो सारा स्टेबल तो हो ही जाएगा बंदा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की माशी पॉलिसी का तीसरा अहम नुकता यह है कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए FPR के ढांचे में भी तब्दीलियां की जा रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने एतराफ़ किया कि FPR में लोगों को हरासा किया जाता है, और साथ ही इस बात का ऐलान भी किया कि अब ऐसा नहीं होगा। हमारे FPR में दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब, बट ये भी मानना पड़ेगा हरासमेंट है, कि हरासमेंट है। हमारे लोग क्यों नहीं टैक्स नेट में आते, वो इसलिए नहीं आते कि हरासमेंट है उधर। तो आप देखेंगे इस बजट में इंशाल्लाह हमको ऐसे प्रोग्राम लाएंगे जिसमें हरासमेंट जो है उसको कम करेंगे, बल्कि एलिमिनेट कर देंगे, ताकि ये आम आदमी जो है या कोई जो जाना टैक्स नेट में आना चाहता है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथे नंबर पर नए वज़ीर ख़ज़ाना ने कीमतों में इस्तेहकाम के लिए भी पॉलिसी साजी करने का ऐलान किया। उन्होंने समा की रिपोर्ट का ही हवाला देते हुए एतराफ़ किया कि किसान से कोई प्रोडक्ट बहुत ही सस्ती खरीद कर और फिर मार्केट में बहुत ही महंगी बेची जाती है। जो मिडिल मैन कीमतों में इस होशरुबा इजाफे का जिम्मेदार है, आज नए वज़ीर ख़ज़ाना ने इस मिडिल मैन की कमर तोड़ने का ऐलान कर दिया। टीवी पे किसी ने चलाया भी है कि प्याज जो है वो जेको बाद में 3 रुपए पे फार्मर से मिलता है और 35 रुपए पे जाके रिटेल में मिलता है। क्यों? व्हाई इज इट दैट देयर इज सच अ वाइड अ काइंड ऑफ मार्जिन फॉर द मिडिल मैन? तो ये सारी चीजें जो हैं उसके ऊपर हमने बैठ के अभी वो तवज्जो देना शुरू की है। हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट करेंगे और जहां महंगाई होगी फ्लड कर देंगे, ताकि मिडिल मैन की कमर तोड़ देंगे। 5वें नंबर पर माशी पॉलिसी साजी में भी एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर अपनाया जा रहा है। वो सोच बदली जा रही है कि मईशत ऊपर बेहतर हो तो उसके असरात निचली सतह तक पहुंचते हैं। नए वज़ीर ख़ज़ाना ने वो माशी मॉडल लाने का ऐलान किया जिसमें निचली सतह पर कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाई जाएं, निचले तबके के माशी हालात बेहतर बनाए जाएं, जिसके असरात ऊपर तक भी पहुंचेंगे।
This is the way we believe that we will be able to bring prosperity at the grassroots of this country. ये कामयाब किसान, कामयाब नौजवान का मतलब है कि जो बॉटम्स अप, बाइडेन ने क्या कहा उस दिन? बाइडेन ने कहा ट्रिकल डाउन जो है वो फेल हो गया, हमें नीचे से ऊपर वाला जो है वो मॉडल लाना पड़ेगा कि नीचे वालों को आप अगर वो करें तो वो अपने बिजनेसेस बनाएं, जो मर्जी करें। नाज़रीन, छठे नंबर पर वज़ीर ख़जाना ने तवानाई के शोबे में कैपेसिटी चार्जेस पर भी बात की। बिजली बनाने वाली कंपनी से बिजली खरीदी जाए या नहीं, लेकिन फिर भी हुकूमत कंपनी को बिजली कारखाना लगाने की एक कीमत अदा करती है, इसे कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगर मईशत की तरक्की की शरह 7% होती तो भी कैपेसिटी चार्जेस अदा करने ही पड़ने थे, लिहाजा कैपेसिटी या ज़रूरत से ज़्यादा जो तवानाई पैदा हो रही है इससे डील किया जाए। पावर एक बहुत बड़ा गुरीला बैठा हुआ हमारी टेबल पे, क्योंकि हमने ये इतने लगा दिए हैं कि उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स ही बढ़ती जा रही है। कैपेसिटी पेमेंट पे उनका ख्याल है कि ये हमारी ग्रोथ जो 5.5% थी वो बढ़ती रहती तो शायद ये हमें कैपेसिटी पेमेंट देने की जरूरत ना होती। हमने ये कैलकुलेशन किया है कि अगर हमारी इस वक्त ग्रोथ 7.5% भी होती है ना 100 में, फिर भी हमारी बहुत बड़ी कैपेसिटी, तो हमने ओवर कैपेसिटी एक क्रिएट कर दिया, वो कर दिया, अब उसको हमें डील करना पड़ेगा। इन 6 नुकात के अलावा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने यह भी कहा है कि IT शोबे में ग्रोथ 65% से 100% पर लाई जाएगी। ज़राअत में बेहतरी के लिए मालियाती पैकेज दिया जाएगा। मुस्तहकम मईशत के लिए सनतों को मराहत दी जाएंगी। इस नई माशी पॉलिसी से मुल्क की मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे, तज्जिया लेंगे माहिर डॉक्टर कैसर बंगाली से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब, मैं जो इसके चीज़ा नुकात हैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन जो मजमूई ढांचा पेश किया शौकत तरीन ने आज मईशत का, लग ये रहा है कि पुराना जो कुछ था 3 साल से जो एक पॉलिसी चल रही थी मईशत के हवाले से, उसको यकसर तब्दील करने का सोच रहे हैं ये। शौकत तरीन साहब ने पौधा संभालने से पहले भी जो एक बयान दिया था, उन्होंने भी उसमें भी यही बातें की थी कि तकरीबन तमाम फैसले पिछले 2.5 साल के जो हुए हैं वो गलत थे। तो आज उन्होंने जो बातें की है वो मुख्तलिफ नहीं है उनके ओहदा संभालने से पहले वाली जो बयान थे उससे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये अब IMF के साथ जो रिवाइज करने जा रहे हैं, IMF कहता है कि आप अपना टैक्स बढ़ाएं, वो कहते हैं कि नहीं जनाब हम अपना टैक्स नेट बढ़ाएंगे, हम टैक्सेस में इजाफा नहीं करेंगे। FBR कहता है कि आप जनाब, FBR के हवाले से उन्होंने कहा कि FBR लोगों को हरासा करता है। आपको लगता है सर कि मौजूदा मुशर ख़जाना वज़ीर आज़म को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे कि हमें अपनी मौशी पॉलिसीज़ को बिल्कुल 360 पे तब्दील करना है, जिससे पहले काम चल रहा था वैसे नहीं चलेगा? देखिए, एक बात जो बहुत मुस्बत मुझे लगी आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो ये है कि बहुत अरसे के बाद, तकरीबन शायद 10 साल के बाद, एक माशी विजन पेश हुआ है। इसका मतलब नहीं है कि उससे 10 साल पहले विजन जो था वो सही था। वो तो 2000 से 2008 का जो विजन था वो तो मुल्क को बेचने वाला विजन था, लेकिन पिछले 10 साल में पहली दफ़ा एक विजन पेश हुआ है। हम इससे इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, और ये भी सवाल उठा सकते हैं कि इनमें से कितनी चीज़ हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, लेकिन इतना क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा कि एक रोड मैप उन्होंने सामने पेश किया है। अब ये आपका सवाल जो है प्राइम मिनिस्टर मानेंगे, कोई भी पॉलिसी हो, बशमूल माशी पॉलिसी, उसका मिनिस्टर सिर्फ नहीं चलाता है, पूरी हुकूमत चलाती है, और हुकूमत के साथ जो बाकी रियासती इदारे होते हैं वो भी साथ ऑन बोर्ड होते हैं। तो आज जो शौकत तरीन साहब ने विजन पेश किया है, ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हुकूमत बशमूल प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड है, और जो रियासत के दूसरे इदारे हैं, बड़े ताकतवर इदारे हैं, वो ऑन बोर्ड है या नहीं। ये उस वक्त पता चलेगा कि हम वो उनके जो आज बातें थी उसमें कितनी कामयाबी होती है। IMF के प्रोग्राम में हम है, और इख्तियार नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर का कि वो कह दें कि हम निकल रहे हैं, और ये अक्लमंदाना फैसला नहीं होगा। और शौकत तरीन जो है वो बड़े समझदार इंसान है, ऐसे जज्बाती फैसले वो नहीं करेंगे।
और जो टैक्स के इश्यूज हैं, मैं भी समझता हूं कि IMF के साथ बात हो सकती है। देखिए, IMF के दो कंडीशंस होते हैं सिर्फ। एक ये है कि आप बजट डेफिसिट को कम करें और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करें। अगर आप खुद IMF को एक रोड मैप बता सकते हैं कि हम इस तरह कम करेंगे, तो IMF फिर अपने कंडीशंस नहीं लगाते। वो इसलिए कंडीशंस लगाते हैं हमारे ऊपर क्योंकि हम कोई रोड मैप नहीं पेश कर रहे हैं। तो अगर शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि हम एक रोड मैप पेश करेंगे, तो ये मुस्बत बात है। हैरेसमेंट का आपने सवाल पूछा। वो IMF के पास अगर दोबारा जा रहे हैं रिवीजन के लिए पॉलिसीज के, तो उनके पास एक प्लान, एक रोड मैप होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल बुनियादी ये है, अब 2 साल रह गए हैं हुकूमत के, ये 3 साल खुद उनके मुशीर खजाना कह रहे हैं अच्छे नहीं गुजरे मईशत के हवाले से। तो जो बिगाड़ पैदा हुआ और जो रिफॉर्म ये लाना चाहते हैं, मतलब ये IMF से पॉलिसीज को ये रिवाइज करवाना चाहते हैं, FPRC ये मुतमईन नहीं है, ये चाहते हैं जनाब ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो नीचे आता था वो पॉलिसी गलत है। नीचे से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपने ठीक करना होगा, मैक्रो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इस तरह के जो इनके प्लान्स हैं, कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से इनके प्लान्स हैं, क्या आपको लगता है 2 साल काफी हैं तमाम प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने एक विजन पेश किया है, एक ब्रॉड आउटलाइन है विजन की। कोई विजन 2 साल में कंप्लीट नहीं होता। मैं समझता हूं कि मैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन चलो ये विजन अगर पाकिस्तान की रियासत एडॉप्ट कर ले और ये 20 साल का विजन बना ले, तो पाकिस्तान कहीं तो आगे बढ़ेगा। इससे बहुत सारी चीजों से हम बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डायरेक्शन तो है इसमें। पिछले 10 साल में तो हम बगैर डायरेक्शन के चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जो मौजूदा हुकूमत ने जिस पे बहुत एम्फेसिस किया वो था कि हम जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट पर तो बहुत जोर दिया हुआ था ना उन्होंने, उनको हम ठीक कर लें, बाकी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये सिर्फ तासुर नहीं बला, बल्कि यकीनी तौर पे हमने सुना कि हमें नीचे से मामलात को ठीक करना होगा, स्मॉल बिजनेसेस को ठीक करना होगा, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ठीक करना होगा, बाद में मैक्रो जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये भी आपको नहीं लगता बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा? जरूर होगा, और ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ शौकत तरीन का बयान है और बाकी हुकूमत और बाकी रियासती इदारे इस पे ऑन बोर्ड नहीं है, तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। ये पिछले 30-40 साल का जो तजुर्बा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, ने साबित किया है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स के नाम की कोई चीज़ वजूद नहीं है। वो सिर्फ दौलतमंद को मजीद दौलत जमा करने का मौका फराहम करता है। ये प्रेसिडेंट बाइडन ने अपनी तकरीर में ये कहा है, और अगर शौकत तरीन साहब इसको आज उसको रेफर करते हुए कर रहे थे और वो भी यकीन रखते हैं कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स नहीं चलाई जा सकती, तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है और बहुत मुस्बत शिफ्ट होगा अगर इस शिफ्ट को लाने में वो कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब आप शॉर्ट टर्म लेवल पे क्या देख रहे हैं? ऐसे कौन से टारगेट्स हैं जो कि अभी तरीन साहब ने सेट किया, जो आपको लगता है ये शॉर्ट टर्म लेवल पे विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर और 2 इयर्स ये मुकम्मल हो जाएंगे और इकोनॉमी की कुछ कहते हैं ना कमर सीधी होना, वो हो जाएगी? यहाँ मुझे कोई बहुत ऐसी चीजें नहीं मिल रही है जो ये 1-2 साल में ठीक कर पाएंगे। देखिए, 2 चीजें जो है ठीक करने वाली, उसमें एक अगेन थोड़ी मुस्बत बात यह है कि उन्होंने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो सिविल साइड पे है उसको कम करने की बात की है। ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद कंकरेंट लिस्ट की मिनिस्ट्रीज अबॉलिश होनी थी जो नहीं हुई, आज उन्होंने जिक्र किया उसका। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। PTI तेजी से गैर मकबूल होती जा रही है क्या? 2018 के इंतखाबात की फातेह जमात को ज़िमनी इलेक्शन में पैदर पै शिकस्तों का सामना है। आज खुशाब के हल्के PP 84 में भी अभी तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यकीनी शिकस्त PTI का मुकद्दर बनती हुई नजर आ रही है। 229 में से 95 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज की मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मुअज्जम 27,342 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार अली हुसैन
23,101 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में भी PTI अपनी ही जीती हुई सीट से हाथ धो चुकी है। नौशहरा की PP 63 की सीट भी PTI के हाथ से निकल चुकी है, जबकि डस्का NA 75 की शिकस्त ने भी PTI को खासा नुकसान पहुंचाया था। ज़िमनी इंतखाबात में पैदर पे शिकस्तों का तसलसल हुक्मरान जमात के लिए खासा परेशान कुन है। सवाल पैदा होता है कि क्या PTI हुकूमत आवाम का एतमाद खोती जा रही है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा, अज़मा साहबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, आपसे आगाज करूंगा। सर, ये आपके लिए मतलब लम्हा फिक्रिया नहीं है? हुक्मरान जमात अगर तो जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उनको अपनी कारकर्दगी पर फख्र है, ये फख्र सर आवाम को महसूस क्यों नहीं हो रहा और वो आपको वोट क्यों नहीं दे रहे? जी, बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि अगर पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ हुकूमतों के अंदर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तरफ आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोई इलेक्शन हार जाना या जीत जाना ये कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं होता किसी हुकूमत के पॉपुलर होने का या अनपॉपुलर होने का। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये पिछला गुज़श्ता जो PMLN का दौर था, यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मुल्तान के अंदर, डेरा गाजी ख़ान के अंदर, राजनपुर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, लोधरा के अंदर, ये अपना हाफजाबाद के अंदर, ये सारे 8 इलेक्शन हैं जो एक सीरीज़ में PMLN ने हारे, और बाकी जितने इलेक्शन थे सारी PMLN की सीटें थीं। उसमें हमने 2013 के जो आम इंतखाबात से उनसे तकरीबन दुगने और तिगने वोट लिए। इसलिए मैं नहीं समझता कि आपका ये जो तज्जिया है ये कोई इतना ठीक है। अलबत्ता मेरे अपने सोचने के लिए बहैसियत तहरीक इंसाफ, बहैसियत हुकूमत, ये बहुत ही आई ओपनर है कि इंतखाबात के नताइज को मैं गौर से देखूँ। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता हूँ और बिल्कुल यानी कतई तौर पे अपनी रायत रू रायत नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैंने गुज़श्ता हुकूमतों के ज़िमनी इंतखाबात में ये देखा कि हुकूमतें बेदरेग तरक्याती काम करती हैं उन हलकों के अंदर जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा होता है। वेरएज़ तहरीक इंसाफ, कम अज़ कम मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कर सकता हूँ कि पंजाब के अंदर होने वाले किसी जो इलेक्शन है ज़िमनी, उसके अंदर एक पाई का भी काम नहीं किया। हालांकि यानी जो बड़ा जिन्हें आप मार्का समझ रहे हैं, वहाँ पर हमने पहले 32,000 वोटों से आ रहे थे वज़ीराबाद में, इस वक्त 4,000 वोटों से आ रहे हैं। और अगर आप बड़ी शोर व गौगा है उसका डस्का का, तो वहाँ भी 61,000 से हम 94,000 वोट ले गए हैं। चुनाचे ये ना समझिए आपके तहरीक इंसाफ की कोई अनपॉपुलर हो गया, शायद इसी वजह से आपने पूरे पाकिस्तान में पूरे पंजाब में तरक्याती काम नहीं किया। नहीं, आप मेरा ख्याल पॉइंट नहीं समझ, ठीक, मैं समझ गया सर। मैं चाह रहा हूं कि आप रिस्पॉन्ड कर दें। अज़मा साहब वो वेट कर रही हैं। अब एक मिनट मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरी बात पूरी नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए ना। आप कराची के लिए एक मुख्तलिफ चीज़ है, वहां तो ये साबित अभी होना बाकी है कि इनफैक्ट 20% वोट दाखिल हुए कि नहीं हुए, पोल हुए कि नहीं हुए, ये अभी साबित होना बाकी है कराची के अंदर, जहां पर 80% वोटर जो है वो घर ही से ना निकले। तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ बातचीत है। अलबत्ता मैंने अपने लिए कहा है कि मेरे लिए ये गौर करने का मौका है कि इंतखाबात में ऐसा नतीजा क्यों आ रहा है। ये खुशाब की सीट, 5-6 हज़ार वोट, 5-6 हज़ार था। मेरा ख्याल है कि उसी अंदर अभी तो नतीजा भी नहीं आया, आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। अब मैं अज़मा साहब से जरा पॉइंट ले लूं ना, सेनेटर साहब एक लम्हा दीजिएगा। आप भी इस तरह से हारे थे, तो और अगर ये भी हार रहे हैं इलेक्शंस कुछ ऐसे कुछ सीरीज में, तो इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। यार वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ा कमाल है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कौन से इलेक्शन इफ्तिखार चौधरी ये जाज चौधरी साहब गिन रहे हैं जो हम हारे थे। अगर आप याद करें जो 120 का हल्के का इलेक्शन था कसूर नवाज साहिबा का, जो मरीम नवाज शरीफ से लड़ा था, उस वक्त जब ये हारे तो उन्होंने कहा कि वो देखे ना ज़िमनी इंतखाब तो होते ही हुकूमतों के लिए है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो ये भी याद होना चाहिए जहांगीर तरीन की जो सीट थी वो भी एक आम से PMLN के बुजुर्ग जो है उन्होंने वो सीट जीती थी। और ये अगर इस तरह से किसी उसमें रहना चाहते हैं, इनकी खुशफहमी तो ये रहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकायक को मसख ना करें सेनेटर साहब। पहले तो गुजारिश ये है कि आपने डस्का में क्या नहीं किया,
मेरे पास तमाम तस्वीरी सबूत मौजूद है जो हमने इलेक्शन कमीशन को भी जमा कराए। सड़कें बनाने से लेकर जो सस्ता रमजान बाजार है उसमें अपनी पब्लिसिटी करने से लेकर अपने पोलिंग कैंप्स के अंदर पोलिंग डे वाले दिन आटे का ट्रक खड़ा करके ट्रक जो है वो आटा बांटने वाले वो मुझे बता रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया और आपने तो पूरे मुल्क में कुछ नहीं किया। यही तो रोना है और यही तो अजाब है। जिस हुकूमत की कारकर्दगी पे इमरान खान साहब को फख्र है ना, उस हुकूमत की कारकर्दगी पर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। फैसलाबाद का जो वाकया है ना 3-4 दिन पहले का, वो 4 बच्चों को फेंकने वाला, और आज से कुछ 6 महीने पहले कसूर में 3 बच्चों को नहर में फेंकने वाला, और भावल नगर में अपनी एक जो ट्रेन है उसके सामने एक खातून का अपने बच्चे लेकर कूद जाने का, कराची में मीर हसन की खुदकुशी कर लेने का, एक लंबी लिस्ट है खुदकुशियों के हवाले से जो इस हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़ा फख्र कर रहे हैं। और इमरान खान साहब बड़े अपनी पॉलिसी के ऐन मुताबिक जो कब्र में सुकून उन्होंने हमें बताया था उसके मुताबिक कब्रों में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो हुकूमत के अंदर वो वाकई कब्र में ही सुकून मिल सकता है, पाकिस्तान के अंदर सुकून नहीं है। ये इनके लिए एक लम्हा किया होना चाहिए। लेकिन नहीं। अज़मा साहब, मैं चाह रहा हूँ आपके इस पॉइंट पे एजाज साहब रिस्पॉन्ड कर दें जरा क्विकली, ब्रीफली। मेरे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट है सर। एजाज साहब। अच्छा, जितनी तलखी अज़मा के अंदर है मैं इस तलखी के अंदर बात ही नहीं करता। मैं तो सादा सी बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप कोई कंपैरिजन है जो मैंने आपको हल्के बताए। राजनपुर में नवाज शरीफ की छोड़ी हुई, शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई सीट इन्होंने हारी, अपना डेरा गाजी खान में सूबाई सीट इन्होंने हारी, मुल्तान में आपको पता है आमिर डोगर साहब इनकी गवर्नमेंट नहीं है ना सर, पता है कि सूबाई सीट इन्होंने गवर्नमेंट है अपना मियां जो नहीं, मैं तो इनकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। आप भी जरा गौर कर लें ना, आप दो चीजों को अलग अलग मैं कंपेयर कर रहा हूं। जब ये हुकूमत में थे तो ये मुसलसल हारते रहे थे, इस बात को कंपेयर कर रहा हूं। और मैं ये बात कह रहा हूं कि हमने PMLN के गढ़ के अंदर, सुन लेना, तलखी ना करें, PMLN जहां से 30-30 और 50-50 हज़ार वोटों से आ रही है, वहां से 4-4, 5-5 हज़ार वोट रह गए हैं। और बिल्कुल गलत कह रही हैं कि कोई तरक्याती काम हुआ हो। ये इलेक्शन जो 10 अप्रैल को जीता है, ये इन्होंने नहीं जीता, इलेक्शन कमीशन ने जीता है। इनको ये पता नहीं है कि ये क्या इनकी कारकर्दगी है। वहां पे इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपसे अर्ज करता हूं, इनको याद नहीं है उस वक्त ये चूंकि पीपल्स पार्टी में थी ना, उस वक्त पीपल्स पार्टी में थी, जब मॉडल टाउन के अंदर लोग अपने ऊपर पेड़ डाल के आग लगा रहे थे। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज़मा साहब आपने वक्त दिया, मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा यहाँ पर लेंगे, वक्फे के बाद कराची में जुराइम फिर सर उठाने लगे हैं। जुराइम का गढ़ बन गया है कराची, करोड़ों रुपए की डकैतियां हो रही हैं। ये सब कैसे हो रहा है आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जुराइम का गढ़ बनता जा रहा है। डकैतियां, कत्ल, चोरी चकारी और लूटमार के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। और रमजान आते ही शहर में जुराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयां इंतहाई तेज हो चुकी हैं। दिन दहाड़े वारदातें हो रही हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के सामने पुलिस बेबस है। चंद रोज कबल मारूफ अदाकारा हिरा मानी को उनके घर के सामने ही लूट लिया गया। और अब रवां साल की सबसे बड़ी वारदात 2 रोज कबल कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब सुनार की दुकान से 10 करोड़ मालियत का 12 किलो सोना चोरी करने का वाकया सामने आया है। वाकये की FIR के मुताबिक दुकान के मालिक 3 मई को दुकान बंद करके घर गया और जब 4 मई को दुकान पहुंचा तो चारों ताले टूटे हुए थे और दुकान में मौजूद 12 किलो सोने के जेवरात गायब थे। दूसरी जानिब पुलिस वाकये पर शक भी जाहिर कर रही है और पुलिस का कहना है कि मार्केट में अंदर जाने का एक ही दरवाजा है और मार्केट के दरवाजे और 4 चौकीदार होते हैं, जबकि पुलिस को रिपोर्ट भी वारदात के कई घंटे बाद की गई। इसीलिए मामले की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। चोरों ने शटर का ताला काटा मगर हैरानकुन तौर पर शीशे के दरवाजे का लॉक चाबी से खोला गया। कुछ CCTV कैमरे भी बंद थे। कटे हुए ताले मिले और इस तरह, और जो गेट है उसका मेन जो शीशे का गेट है वो चाबी से खोला गया है। कोई भी इतनी बड़ी वारदात होती है तो अंदर का जो है वो कोई ना कोई आदमी मुलव्वस जरूर होता है। इस वारदात के अलावा भी कराची में जुराइम में इंतहाई तेजी नजर आ रही है और रमजान आते ही कराची में डकैती, चोरी चकारी और स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो गया है। सिर्फ 3 दिन पहले अदाकारा हिरा मानी को उनके घर के बाहर गन पॉइंट पर लूट लिया गया था। फरवरी
जनवरी को कराची में डिफेंस के लेडीज बुटीक से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की मलबूसात चोरी की गई थी, जबकि दिसंबर में डिफेंस के एक दुकान से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर सामान चोरी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। रवां साल स्ट्रीट क्राइम्स में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बहुत ज्यादा इजाफा सामने आया है। पुलिस के अपने आदादोशुमार के मुताबिक साल के इब्तदाई 4 माह में कई वारदातों में तो तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में 15% से ज्यादा इजाफा हुआ है। जनवरी से अप्रैल तक तकरीबन 6000 मोबाइल फोन छीने जा चुके हैं। गुज़िश्ता बरस ये तादाद 5000 थी। जनवरी से अप्रैल तक मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में तो तकरीबन दुगना इजाफा हो चुका है। अब तक 997 मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल इस अरसे में यह तादाद 539 थी। मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात में भी 35% इजाफा हुआ है। अब तक 10,200 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। जानिब स्ट्रीट क्राइम्स होशरुबा हद तक बढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब पुलिस इन जुराइम में इजाफे की जिम्मेदारी लेने के बजाय वही घिसा पिटा राग अलाप रही है जो ऐसे मौकों पर अमूमन पुलिस किया करती है। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि पहले मुकदमा दर्ज नहीं होते थे, इसलिए लगता था जुराइम ही नहीं हो रहे, और अब स्ट्रीट क्राइम्स की रिपोर्टिंग बढ़ने की वजह से ऐसे लग रहा है कि जुराइम ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि स्ट्रीट क्राइम्स और चोरी चकारी के वाकयात में इजाफे की बड़ी वजह पुलिस फोर्स की नाकाफी तादाद है। तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी के शहर में सिर्फ 34,000 कार तैनात हैं, जिनमें से भी 7 से 8,000 वीवीआईपी प्रोटोकॉल पर तैनात हैं, और इन एहलकारों को निकालकर बाकी 26,000 पुलिस एहलकारों को 1 करोड़ 80 लाख की आबादी पर तकसीम किया जाए तो ये जो तादाद है आटे में नमक के मुताबिक बनती है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।